हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा सेशन है वो रहेगा हिस्ट्री को लेकर, जिसमें कि हम प्राचीन भारत कर रहे हैं। और प्राचीन भारत से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, देखिए इससे पहले हम गुप्त काल कर चुके हैं, उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट MCQs किए थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस टॉपिक में हम 20 MCQs करेंगे। सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। ठीक है, इनका संबंध क्या है? वेदांत दर्शन से नहीं है। बाकी जो रामानुज हैं, शंकराचार्य हैं और माधव है, इन सभी का जो संबंध है वो वेदांत दर्शन से है। देखिए फ्रेंड्स, जो शंकराचार्य हैं इन्होंने क्या है? अद्वैत, ठीक है, अद्वैत मत इसका प्रतिपादन किया था। और जो रामानुज है इन्होंने किया था विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया था इस मत का। और जो माधव हैं इन्होंने द्वैत मत का प्रतिपादन किया था। देखिए फ्रेंड्स, जो वेदांत दर्शन है भारतीय विचारधारा की उन्नत स्थिति को पेश करता है। और वेदांत दर्शन के क्या है? 3 मूल आधार माने गए हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। और अगर बात करें अभिनव गुप्त की, तो ये कौन थे? ये थे एक रहस्यवादी, तांत्रिक तथा अलंकार शास्त्री। तो इनका वेदांत दर्शन से कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो फर्स्ट देखते हैं, ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे। तो ये करेक्ट है। अधिकांश अनुदान अस्थिर क्षेत्रों में किए गए थे, ये भी सही है। इसके सृजन का तात्पर्य था, अर्थ था, राजा द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित क्षेत्रों का त्याग। तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्मदेव अनुदान है इसमें क्या है? पूरा गांव क्या है? इसके पूरे गांव की भूमि किसी एक ब्राह्मण समूह को दी गई होती थी, जिसमें क्या है? ब्राह्मण अपनी इच्छा से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। बुद्ध घोष के अनुसार क्या है? जो ब्रह्मदेव भूमि के स्वामियों को न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है राज्यपाल, तेजपाल, महिपाल या फिर महेंद्रपाल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तेजपाल। ठीक है, तेजपाल ने क्या है? गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्री थे। ठीक है, कौन कौन थे? तेजपाल और एक और थे वास्तुपाल। ये कौन हुआ करते थे? वास्तुपाल। ठीक है, ये 2 व्यक्ति तेजपाल और वास्तुपाल जो थे, ये गुजरात के बघेल वंशीय शासक थे। क्या नाम था उनका? वीर धवल। ठीक है, वीर धवल जो थे ये उनके 2 मंत्री थे। इन्होंने क्या है? 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है, कहाँ पर है ये? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। ठीक है, इसको बनवाया था। यह जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। किनका? जैनियों का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। जो इसके 20वें तीर्थंकर थे, कौन थे? श्री नेमीनाथ। ठीक है, ये मंदिर क्या है? इनको समर्पित है। जैनी तीर्थंकर थे ये कौन से? 22वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? धार, उज्जैन, देवगिरी या फिर कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कन्नौज। देखिए, गुप्त शासन के बाद क्या है? हर्ष द्वारा राजधानी का परिवर्तन किया गया। राजधानी थानेश्वर से कहाँ? कन्नौज लाई गई। इसीलिए क्या हुआ? कन्नौज जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। और चंद्रगुप्त थे, इनके द्वितीय थे, जो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, उनके द्वारा उज्जैन नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी। ठीक है, श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं सभी ऑप्शन। ये यहाँ पर श्रेणी नहीं, श्रेणी है। ठीक है, बाय मिस्टेक टाइप किया।
श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था, करेक्ट है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये भी सही है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिमेखलाई के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सत्यनाथ, ठीक है। मणिमेखलाई के जो राइटर हैं वो कौन है? सत्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के आविष्कारक कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा सभी को। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा पतंजलि। योग के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? पतंजलि। देखिए जो ये योग दर्शन है ये पतंजलि का योग संबंधी सिद्धांतों का एक व्यवस्थित ग्रंथ है। भारतीय दर्शन में क्या है? योग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बौद्ध, जैन तथा अन्य भारतीय मतों में योग को अपनाया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्कीर्ण होगा यहाँ पर, लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए दामोदरपुर ताम्रपट्टिका उत्कीर्ण लेख, ठीक है। देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य राजवंश का एक महान शासक था। कौन से राजवंश का? चालुक्य राजवंश, ठीक है। इन्होंने क्या है लगभग 620 ईस्वी में शासन किया था और इनका एक दूसरा नाम भी था पुलकेशी। इनको पुलकेशी के नाम से भी जाना जाता था, पुलकेशी। देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल, जो ये ऐहोल उत्कीर्ण लेख है, उनके जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। और ये क्या है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐहोल के बारे में है। बाकी इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए दामोदर ताम्रपट्टिका उत्कीर्ण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी हवेनसांग, ठीक है। देखिए आप इसको ह से भी याद रिलेट करके कर सकते हो, ह से हर्षवर्धन और ह से हवेनसांग। अब देखिए जो चीनी यात्री था हवेनसांग, इसका भारत की जो यात्रा करने का जो मतलब मेन मोटिव था वो था बौद्ध दर्शन का अध्ययन करना और महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान हैं उनका दर्शन करना। और जिस टाइम ये क्या है हवेनसांग भारत में आया, मतलब उत्तरी भारत में आया, उस टाइम पे क्या है हर्षवर्धन का शासन था। हवेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, ठीक है। इसमें अपनी उसने पूरी यात्रा का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हणी की राजतरंगिणी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कि कौन सा सही है। फर्स्ट देखते हैं हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा की शोभा थी और जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। करेक्ट है, ये इसने ऐसा किया था। नेक्स्ट है सामान्य जन चावल तथा उत्पल शाक कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी होती थी वो खाते थे, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वे वेद शाश्वत सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मीमांसा, ठीक है। मीमांसा द्वारा वेदों को शाश्वत बताया गया है। वेद के कर्मकांड का विश्लेषण पूर्व मीमांसा में तथा ज्ञान आदि का विवरणात्मक स्वरूप उत्तर मीमांसा में लिखा हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मीमांसा। नेक्स्ट है सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? ये भी अभी हमने डिस्कस किया, तो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हवेनसांग से, ठीक है। इन्होंने अपनी यात्रा का इसमें वर्णन किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हवेनसांग जो थे उन्होंने भारत में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल तक क्या है बौद्ध साहित्यों का अध्ययन किया। उन्होंने भारत में लगभग 16 वर्षों तक निवास किया और अपनी संपूर्ण यात्रा का उन्होंने जो वर्णन था वो किसमें किया? सी यू की नामक पुस्तक में किया। इस पुस्तक से हमें तत्कालीन भारत समाज की, धर्म की और राजनीतिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मोटुपल्ली। ऐतिहासिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग क्या है वर्तमान कृष्णा जिला में, ठीक है, उस जिले में क्या है एक समुद्री पत्तन हुआ करता था जो कि मोटुपल्ली के नाम से जाना जाता था, जो गणपति राज्य का भाग था और ये काकतीय जो शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। तो भास्कर किससे संबंधित है ये बताना है, मतलब किस राजवंश से रिलेटेड है ये। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उत्तर भारत का नंदवंश राजवंश, ठीक है, ये से रिलेटेड है।
देखिए कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन हुआ करते थे भास्कर वर्मन, ठीक है। और एक है असम के वर्मन वंश का अंतिम महान शासक था। कौन से वंश का? वर्मन वंश का। हर्ष और भास्कर वर्मन के मैत्रीपूर्ण संबंध है, मतलब वो दोस्त थे दोनों। बाणभट्ट ने अपनी रचना हरिश्चंद्र में भास्कर वर्मन का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ध्यान है, ठीक है, अनुस्मृति नहीं है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रत्याहार भी है और धारण भी है, ठीक है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है। योग सिद्धांत के 8 अंग होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है? अंग होते हैं किसके? योग सिद्धांत के। तो ये स्पष्ट है कि इसमें क्या है? अनुस्मृति का इसमें कोई भी समावेश नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है? तो इसमें द्वारिका शामिल है, पुरी शामिल है, रामेश्वरम शामिल है, लेकिन मानसरोवर इसमें शामिल नहीं है। देखिए जो 4 धाम है हिंदू धर्म में, उसमें कौन कौन से आते हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वरम। मानसरोवर नामक जो प्राकृतिक झील कैलाश पर्वत के पास स्थित है, यह लगभग कितनी 4590 यानी कि 4590 मीटर क्या है? ऊंची है। यह एक प्रमुख शैव तीर्थ स्थल है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, इन्होंने क्या है? हर्षवर्धन को पराजित किया था। देखिए नर्मदा नदी के तट पर क्या है? सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर क्या है? एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष को क्या है? पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना। देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो यात्री हैं, चीनी जो लेखक है, उन्होंने क्या है? भारत को 2 नामों से जाना है। एक नाम तो है आपका ये, ठीक है, यीन तुम, और दूसरा नाम है इसका थियान तू, ठीक है। ये क्या है? भारत को संबोधित करते हैं इन नामों से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमने अभी किया था राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ये एक जैन मंदिर है, ये मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू पर स्थित है। इसका निर्माण जो क्या है 11वीं से 13वीं सदी के बीच में हुआ है। यह मंदिर क्या है? 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का ये एक समूह है जो जैन धर्म के 5 अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के द्वारा क्या है? मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। देखिए अद्वैत वेदांत जो है, इसके अकॉर्डिंग ज्ञान मार्ग ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए मैंने अभी आपको तीनों बताए थे, अद्वैत के, द्वैत के और विशिष्ट अद्वैत के, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे अद्वैत के पूछा है, तो अद्वैत के जो हैं वो हैं शंकराचार्य। मैंने आपको बताया था कि जो शंकराचार्य है वो अद्वैत मत के प्रतिपादक है, ठीक है, और जो रामानुज है वो विशिष्ट अद्वैत के हैं, और माधव जो हैं वो द्वैत मत के हैं। तो इसमें यहाँ पर हमसे अद्वैत दर्शन पूछा गया, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य। अब देखिए शंकराचार्य के अकॉर्डिंग क्या है? संसार में मात्र ब्रह्म ही सत्य है, ये उनका कहना था, अन्य सब क्या है? मिथ्या है, मतलब झूठ है। वे क्या है? गोविंदाचार्य के शिष्य थे। कई बार इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो क्या था? गोविंदाचार्य। इनका जो जन्म है वो 788 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? केरला में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और फ्रेंड्स, जाते जाते इतना कहूँगी कि अगर आपको कोई सजेशन है कुछ भी मतलब वीडियो से रिलेटेड,
ठीक है, या मटेरियल से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।